हेलो एंड वेलकम टू माय जर्नल स्टडी वेब सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन संबंधी विषयों के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के बारे में। और ये संविधान पर मेरा पहला वीडियो है और इसमें हम चलते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है संसद। देखो, संसद के बारे में हम संविधान के जितने भी प्रावधान हैं और संसद क्या होती है, इसमें कितने प्रकार के अंग होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, क्या संरचना होती है, क्या प्रावधान किए गए हैं, हम सब कुछ देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं संसद। देखो, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 79 में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी जिसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आएंगे। क्या होगा? आर्टिकल नंबर 79 में कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी जिसके अंतर्गत क्या आएंगे? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति आएंगे। अब देखो, लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोगों की सभा, और राज्यसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा। ठीक है, जो कि लोकसभा अस्थायी होती है और राज्यसभा क्या होती है? स्थायी होती है। उसको कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है और उसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखो, इन तीनों विषयों के बारे में आप फिर कहें कि ये तीनों अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये अपने आप में एक बहुत बड़े विषय के रूप में बन जाते हैं, क्योंकि इनके बारे में हम जब पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और एक एक वीडियो में हम इन सबको उनको ख़त्म नहीं करेंगे, विषय को ख़त्म करेंगे। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। संसद के बारे में हमने जाना कि संसद क्या होती है। जो संसद आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 79 में कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी जो कि क्या करेगी? भारत में जो विधान है उसको बनाने का कार्य करेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे लोकसभा के ऊपर। देखो, कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। लोकसभा में अधिकतम सीटों की जो संख्या है वो है 552। कितनी? अधिकतम सीटों की संख्या है वो है 552। लेकिन एट प्रेजेंट बात करें, मतलब वर्तमान की बात करें, तो वो है 545। ठीक है, अधिकतम सीटों की संख्या 552, वर्तमान में सीटों की संख्या 545 है। अब उनका भी हम यदि वितरण करें, यदि हम उनका डिवाइड करें, तो 543 सदस्य तो आते हैं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। कहाँ से? 543 सदस्य आते हैं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। आपको पता हो कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और जो 543 के अलावा जो 2 सदस्य बचते हैं वो आते हैं एंग्लो इंडियन से। एंग्लो इंडियन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एंग्लो इंडियंस, देखिए, एंग्लो इंडियंस वे व्यक्ति होते हैं जिनके माता पिता, दादा दादी अथवा नाना नानी में से पहले कोई एक भारत का नागरिक रहा हो, या फिर एंग्लो इंडियन से साधारणतः हम मतलब उनसे लगाते हैं जो अंग्रेज थे या फिर अंग्रेज़ों के जो पहले माता पिता यहाँ रहते थे। ये नहीं होता है। एंग्लो इंडियन का मतलब कोई भी यूरोपीय व्यक्ति हो सकता है, और ये ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी भारत का पहले नागरिक रहा हो। ठीक है, तो 2 एंग्लो इंडियन का नामांकन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और जो एंग्लो इंडियन का नामांकन होता है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 131 के तहत होता है। ऐसे आप याद रखना, अनुच्छेद नंबर 131 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का नामांकन राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और 132 में विधानसभा में होता है। विधानसभा में एंग्लो इंडियन का यदि नामांकन होगा तो वो आर्टिकल नंबर 132 के तहत होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, 132 नहीं, 133 के तहत होगा विधानसभा में। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जो लोकसभा होती है उसमें जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। देखो, इसमें चुनाव जो पद्धति होती हैं वो 3-4 प्रकार की होती हैं। जैसे एक होती है कि गुप्त मतदान प्रणाली, एक होती है कि खुला मतदान प्रणाली, एक होती है कि प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। तो इनमें से लोकसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है वो होता है प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत होता है। और इसमें जो सदस्य जीतता है वो एक विधि होती है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट पॉलिसी मेथड। फर्स्ट पास्ट ऑफ पोस्ट मेथड, इसको हम जो सदस्य होते हैं इसी विधि के द्वारा विजेता घोषित किए जाते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अग्रता ही विजेता नियम। ठीक है, जो आपको पता चल गया होगा कि इनका चुनाव कैसे होता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है इन जनप्रतिनिधियों का चुनाव। अब हम चलते हैं कि जो सदस्य होते हैं इनकी योग्यताएं क्या होती हैं। ठीक है, देखो,
योग्यता संबंधी जो प्रावधान है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 84 में दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? आर्टिकल नंबर 84 में दिया गया है। और योग्यता में कुछ ज़्यादा नहीं है, इनमें दो मुख्य रूप से योग्यताएं होती हैं। एक पहली होती है कि वह उस सदस्य को जो चुनाव लड़ रहा है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी यह होती है कि उसकी आयु मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। और अगली योग्यताएं जो भी होंगी वो संसद निर्धारित करेगी, जो भी संसद निर्धारित करे वो योग्यताएं होंगी। लेकिन अभी एट प्रेजेंट देखा जाए तो केवल दो ही योग्यताएं हैं। पहली है कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा कि उसे 25 ईयर्स क्रॉस कर जाना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जो संसद सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल या पदावधि कितनी होती है। ठीक है, देखो लोकसभा का कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल ही 5 वर्ष का होता है, सिवाय कि उसका विघटन समय से पूर्व न किया गया हो। ठीक है, मतलब जो लोकसभा होती है वो 5 साल तक कार्य करेगी, लेकिन विशेष परिस्थिति में इसे 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। वो विशेष परिस्थिति कब आ सकती है? जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया जा सकता है, और इसके बाद चाहे आपात कितना ही आगे क्यों ना बढ़ाया जाए, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। ये बात याद रखना आप लोग। और एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है, जो है कि जो 1 वर्ष अतिरिक्त बढ़ाया गया था वो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, 1976 में जो संशोधन हुआ था उसके तहत जो लोकसभा है उसे राष्ट्रीय आपात की स्थिति में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और एक बात और याद रखना है इसमें कि जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी जी के समय में जो 1971 से 1976 का जो लोकसभा का टर्म था, उसी टर्म में पहली बार लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जो सदस्य होते हैं इनकी योग्यताएं। देखो इनकी योग्यताएं भी वही होती हैं जो लोकसभा इनकी जो पदावधि है उनकी पदावधि भी वही होती हैं जो लोकसभा का कार्यकाल होता है। तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और 5 वर्ष से पूर्व तभी हट सकते हैं जबकि सदन का जो प्रधानमंत्री है या फिर ये सदन के खिलाफ कोई कार्य करते हैं तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने हटा सकता है, वो भी संविधान के विपरीत यदि जाते हैं तो, या फिर अपनी पार्टी के खिलाफ भी जाएंगे तो जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि इस सदस्य को हटा दिया जाए तो उस सदस्य को हटा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब मंत्रिपरिषद विघटित होती है, मतलब समय से पूर्व इसका भंग हो जाती है जो लोकसभा, तो सभी सदस्य हट जाते हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो ये बात हमने देखी। अब हम आगे चलते हैं कि जो लोकसभा के विशेष प्रावधान होते हैं उन विशेष प्रावधानों के बारे में देखते हैं कि क्या विशेष प्रावधान है। देखो सबसे पहला विशेष प्रावधान हम चलते हैंगे धन विधेयक के बारे में। किसके बारे में? धन विधेयक के बारे में। देखो जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। ठीक है, देखो धन विधेयक के बारे में वर्णित 109 आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल नंबर 109 में, लेकिन उसकी परिभाषा 110 में दी गई है। और 110 में ही कहा गया है कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक होगा या धन विधेयक होगा, उसका निर्णय जो अध्यक्ष है वही करेगा। तो हम बात कर रहे हैं जो विशेष प्रावधान है लोकसभा के, वो उनकी बात हमें। देखो अब धन विधेयक विशेष क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही यह निर्णय कर सकता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा और कौन सा विधेयक वित्त विधेयक होगा। और दूसरी बात यह है कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक पर विशेष शक्ति केवल लोकसभा को है। यदि लोकसभा किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित कर देता है तो राज्यसभा के पास ये शक्ति नहीं होती है कि वह उसमें संशोधन कर सके। देखिए संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके पास ऐसा नहीं है कि यदि देखो संशोधन कर दिया उसमें तो लोकसभा उसे मानने के लिए बाध्य हो, ये जरूरी नहीं है। देखो जब कोई विधेयक होता है, धन विधेयक के अलावा जो कोई साधारण विधेयक होता है, यदि उस विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के मध्य कोई विवाद होता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। लेकिन धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान ये है कि यदि राज्यसभा और लोकसभा के मध्य में कोई टकराव होता है कि राज्यसभा लोकसभा की कोई बात ना माने या फिर राज्यसभा कोई संशोधन कर दे विधेयक में तो लोकसभा ना माने, तो ऐसी स्थिति में उस विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पारित किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति के पास भी जो वीटो की शक्तियाँ होती हैं वो भी कुछ सीमित होती हैं, ठीक है। ये पहला प्रावधान था विशेष। हम दूसरा विशेष प्रावधान देखते हैं, आर्टिकल नंबर 108। देखो आर्टिकल नंबर 108 क्यों लोकसभा के लिए विशेष हो जाता है। देखो कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिनमें अभी हमने पीछे बात करी थी कि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनमें दोनों सदनों में यदि स्थिति सही नहीं होती है, यदि वो किसी स्थिति को या शर्त को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, या फिर दोनों में टकराव की स्थिति होती है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। तो जो संयुक्त बैठक में जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। देखो जो प्रथम स्थिति होती है वो प्रथम स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करता है। और दूसरी बात यदि बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है, फिर बाद में राज्यसभा के पास जाती है। और हाँ, राज्यसभा के पास जाती तो है, लेकिन राज्यसभा का सभापति उसकी अध्यक्षता नहीं करता है, बल्कि उपसभापति अध्यक्षता करता है। ये बात याद रखना कि यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, ना कि सभापति। और यदि राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं है तो फिर दोनों सदनों के जो सदस्य होंगे उनकी सहमति से किसी वरिष्ठ सदस्य को बना दिया जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली विशेष स्थिति के बारे में जो लोकसभा की है। देखो जो अगली विशेष स्थिति है वो है प्रोटेम स्पीकर। कौन सी? प्रोटेम स्पीकर। देखो प्रोटेम स्पीकर का मतलब, प्रोटेम का मतलब होता है अस्थायी, और स्पीकर का हम जनरली वही जानते हैं कि जो अध्यक्ष होता है उसको हम स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। जो अस्थायी अध्यक्ष होता है वो लोकसभा में ही होता है। अब अस्थायी अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं? इसके मेनली दो कार्य होते हैं। पहला कार्य ये होता है कि जो नए सदस्य चुनकर आते हैं उनको शपथ दिलाना, और दूसरा कार्य होता है कि जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए, जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए तब तक अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर कार्य करना, ठीक है। ये प्रोटेम स्पीकर के काम होते हैं। देखो प्रोटेम स्पीकर की यदि बात करें कि कौन चुना जाता है या फिर किसे नियुक्त किया जाता है, तो साधारणतः जो जनरली यूज होता है कि प्रोटेम स्पीकर को हम उसे नियुक्त करेंगे जो वरिष्ठ सदस्य होगा, सदन में जो वरिष्ठ सदस्य होगा उसे हम प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देंगे। तो देखो प्रोटेम स्पीकर जो नियुक्त होता है उसमें जो वरिष्ठता का मापदंड होता है वो आयु से नहीं लगाया जाता। यहाँ कुछ लोग समझ सकते हैं या फिर कंफ्यूज हो सकते हैं कि वरिष्ठता का मतलब आयु से, या जो व्यक्ति वृद्ध है या फिर जिसकी आयु ज़्यादा है उससे हम वरिष्ठता का माप करते हैं। नहीं, यहाँ वरिष्ठता का मतलब है कि सदन में किसे सबसे ज़्यादा राजनीतिक ज्ञान का अनुभव है, यानी कितने वर्षों तक राजनीति के क्षेत्र में रहा है या फिर चुना गया है, इसे हम कहते हैं वरिष्ठता, ठीक है। अगली हम इसकी विशेष स्थिति के बारे में बात करें तो अगली विशेष स्थिति आती है विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव। देखो जो दोनों विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव होते हैं ये प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाए जाते हैं। और याद रखना कि जो विश्वास प्रस्ताव है वो सत्ता पक्ष के तहत लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव है वो हमेशा विपक्ष के द्वारा ही लाया जाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो चुने गए सदस्य हैं उन चुने गए सदस्यों को कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा वह प्रस्ताव लाया गया हो, ठीक है, तभी वो प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा, अन्यथा उसे खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें विशेष स्थिति में हम देखें कि जो अविश्वास प्रस्ताव है ये अभी इसकी बात करें तो 2018 तक 27 बार लाया जा चुका है, ठीक है, और सर्वाधिक इंदिरा गांधी जी के समय में लाया गया था। जो अविश्वास प्रस्ताव है वो तब लगा है। अगली विशेष स्थिति के बारे में देखें कि इसकी क्या विशेषता है। तो देखो जो आपातकाल की स्थिति होती है, आपातकाल जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल को यदि हम कह सकते हैं कि समाप्त किया जाए तो वो कौन कौन सी स्थिति होती हैं जिनमें राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होता है। देखो पहली स्थिति तो ये होती है कि वो राष्ट्रपति स्वयं उसे वापस ले ले, ठीक है। दूसरी स्थिति ये होती है कि देखो राष्ट्रीय आपातकाल को लगातार आगे बढ़ाने के लिए सदनों का अनुमोदन लेना आवश्यक है। यदि सदन अनुमोदन नहीं देंगे तो आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। और तीसरी स्थिति होती है कि यदि लोकसभा के जो कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य, कितने, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य यदि यह प्रस्ताव पारित करें कि आपातकाल को समाप्त कर दिया जाना चाहिए तो आपातकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये विशेष स्थिति लोकसभा के बारे में हम जान गए हैं, ठीक है।
अगली विशेष स्थिति के बारे में बात करें तो देखो, इसकी एक और विशेष स्थिति ये होती है, जो कोरम होता है कार्यवाही, किसी भी कार्रवाई को करने के लिए जो कोरम होता है, कोरम गणपूर्ति बोलते हैं। और याद रखना कि जो कोरम का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 100 में किया गया है। ठीक है, तो 100 में कहा गया है कि यदि जो संसद है, लोकसभा है, लोकसभा में कोई भी कार्यवाही होगी तो वह कार्यवाही तभी प्रारंभ की जाएगी जब कोरम की पूर्ति हो। और कोरम कब होगा पूरा? कोरम जो 1/10 सदस्य हैं कुल सदस्य संख्या का, यदि वो उपस्थित हैं तो हम मानेंगे कि गणपूर्ति है। ठीक है, अन्यथा हम जो कार्रवाई है, जो अध्यक्ष है उस कार्रवाई को स्थगित कर सकता है जब तक कि कोरम पूरा ना हो। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा संसद और संसद का एक सदन, लोकसभा, जिसे हम लोगों की सभा भी बोलते हैं, निचला सदन भी कहते हैं, उसके बारे में हमने जाना। देखिए, इसमें एक प्रावधान और था, शायद वो थोड़ा छूट गया है, उसके बारे में जान लीजिए। वो यह है कि जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक में यदि कोई प्रस्ताव पारित करना हो, पास करना हो, तो उसके लिए जो कुल सदस्य संख्या रहती है उपस्थित, उनका मतदान का बहुमत रहता है, उसी से वो पारित होता है। 2/3 इसमें कोई काम नहीं करता, केवल क्या होता है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, बस यही होता है कि यदि बहुमत प्राप्त हो जाता है तो जो प्रस्ताव है वो पास हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में और उसके कुछ प्रावधान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।